नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल चैनल पर। आज के वीडियो में हम डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक चिंता को कैसे दूर करें और जीवन का आनंद लें के पहले चैप्टर आज को कैसे जिएं की चर्चा करेंगे। इस पहले चैप्टर में डेल कार्नेगी हमें ये सिखाते हैं कि चिंता और चिंता के कारण हमें हमारे जीवन के अनुभवों का आनंद लेने से रोक सकते हैं। वे हमें आज के पल का महत्व समझाते हैं और उसे जीने की कला की तरह सिखाते हैं। चिंता को दूर करके और आज के पल का आनंद लेकर हम अपने जीवन को अधिक खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें डेल कार्नेगी की इस पुस्तक से मिलता है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 1, आज को कैसे जिएं। हमारा कार्य ये देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। 1871 में बसंत के दिनों में एक युवक ने कोई पुस्तक उठाए और 21 शब्द पढ़े, ऐसे शब्द जिन्होंने उसके भविष्य पर गहरा असर डाला। वह मेडिकल का छात्र जनरल अस्पताल में था। उसे चिंता सता रही थी कि परीक्षा में कैसे पास हो पाएगा, यदि पास हो भी गया तो करेगा क्या, जाएगा कहाँ, डॉक्टरी की प्रैक्टिस कैसे शुरू करेगा, रोजगार कैसे चलाएगा। युवक ने 1871 में 21 शब्द पढ़े थे। उनकी सहायता से अपनी पीढ़ी का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर बना। विश्वविख्यात हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन शुरू किया। ऑक्सफोर्ड में रेजियस प्रोफेसर भी बने, जो ब्रिटिश राज में किसी भी डॉक्टर का सबसे बड़ा सम्मान है। इंग्लैंड के सम्राट ने नाइट का खिताब प्रदान किया। उनकी मृत्यु के बाद जीवन की कहानी के लिए 1466 पृष्ठों के 2 बड़ी जिल्दों की आवश्यकता पड़ी। उनको सर विलियम स्तर के नाम से जाना जाता था। वे 21 शब्द जो उन्होंने 1871 के बसंत में पढ़े थे। थॉमस कार्यालय के 21 शब्दों से उन्हें चिंता मुक्त जीवन जीने में सहायता मिली। हमारा कार्य ये देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिखता है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। 42 साल बाद, जब सुहानी बसंत की रात कैंपस में ट्यूलिप्स के फूल खिल रहे थे, तो सर विलियम ऑस्लर ने येल विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सबको लगता है कि वे 4 विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे और एक लोकप्रिय पुस्तक के लेखक भी, इसलिए उनके पास खास तरह का विभाग होगा। ये सच नहीं है और उनके सभी मित्र भी जानते हैं कि उनका मस्तिष्क बहुत ही औसत दर्जे का है। उनकी सफलता का रहस्य क्या था? उन्होंने बताया कि वे एक दिन वर्तमान में जीते थे। इस बात से उनका क्या मतलब था? येल के भाषण से कुछ माह पहले सर विलियम स्तर समुद्री जहाज में अटलांटिक पार कर रहे थे। जहाज के कप्तान ने पुल पर एक बटन दबाया, मशीनों की आवाज हुई और जहाज के भाग एक दूसरे से तुरंत अलग अलग हो गए, यानी वे वाटरटाइट कंपार्टमेंट बन गए। डॉक्टर ऑस्लर ने छात्रों को बताया, आप इस बड़े जहाज से अधिक अद्भुत रचना है और अधिक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इस मशीन को नियंत्रित करना सीख लें और जान लें कि डेटाइट कंपार्टमेंट में ही सुरक्षित यात्रा का सबसे अच्छा तरीका है। पुल पर जाइए और देखिए कि जहाज की दीवारें कार्य कर रही हैं। एक बटन दबाएं और जिंदगी के हर स्तर पर सुनिए कि लोहे वाले दरवाजे आपके विगत का द्वार बंद कर रहे हैं, जिसमें मुर्दा कल दफन है। दूसरा बटन दबाएं और लोहे के द्वार से भविष्य बंद कर, जिसमें वे कल हैं, जो अभी जन्मे नहीं हैं। अब आप वर्तमान के लिए सुरक्षित हैं। विगत का दरवाजा बंद कर दीजिए। मुर्दों को मुर्दे दफनाने दीजिए। बीते हुए कल का दरवाजा बंद कर दीजिए, क्योंकि इस रास्ते पर मूर्ख मृत्यु के मुंह में समा गए हैं। आगत कल के बोझ को अगर बीते कल के बोझ के साथ इस दिन उठाया जाए, तो शक्तिशाली व्यक्तित्व भी लड़खड़ा जाएगा। भविष्य को भी विगत की तरह जोर से बंद कर दीजिए। आपका भविष्य वर्तमान है, कल कभी नहीं आएगा। मनुष्य की मुक्ति का दिन अब है, अभी। ऊर्जा की तबाही मानसिक तनाव, भावनात्मक चिंताएं पीछा करती हैं, जो भविष्य की चिंता करता है। इसलिए सभी दरवाजों को बंद कर दीजिए, जो बीत चुके हैं या आने वाले हैं। डेटाइट कंपार्टमेंट की जिंदगी जीने की आदत के लिए तैयार हो जाए। क्या डॉक्टर ऑस्लर के अनुसार हमें भविष्य की तैयारी नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अपने उस भाषण में कह रहे थे कि कल की तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी सारी बुद्धि और उत्साह आज के कार्य को तरीके से करने में लगा दें। शायद यही तरीका है जिससे भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर ऑस्लर ने छात्रों से आग्रह किया कि वे ईसा मसीह की प्रार्थना से दिन शुरू करें, हमें आज का भोजन प्रदान करो। ध्यान दें, प्रार्थना में आज का भोजन मांगा है। शिकायत नहीं की है कि कल जो रोटी खाई थी
वह बासी थी। इसमें ये भी नहीं है, हे प्रभु, गेहूं की फसल उगती है, वहां कुछ समय से वर्षा नहीं हुई है, हो सकता है कि अकाल ही पड़ जाए, तब अगले साल रोटी कैसे मिलेगी? ये हो सकता है नौकरी छूट जाए, हे प्रभु, तब भोजन कैसे मिलेगा? नहीं, ये प्रार्थना सिखाती है कि सिर्फ आज के लिए ही भोजन मांगें, क्योंकि शायद आज का भोजन ही वह इकलौता है जिसे खा सकते हैं। वर्षों एक गरीब दार्शनिक पथरीले क्षेत्र में भटक रहा था। वहां लोगों को गुजारा करने में बहुत कठिनाई आ रही थी। एक दिन एक पहाड़ पर भीड़ उसके चारों तरफ एकत्र हो गई। उसने भाषण दिया। वह दुनिया में सबसे अधिक उद्धृत होने वाला भाषण है जो आज तक कभी भी कहीं भी दिया जाता है। इसमें 26 शब्द हैं। ये सदियों से कानों में गूंज रहे हैं, आने वाले कल का कोई विचार मत करो, क्योंकि कल अपना विचार खुद कर लेगा। आज का दिन ही आज की बुराइयों के लिए काफी है। कुछ लोगों ने ईसा मसीह के इन शब्दों को मानने से इनकार कर दिया है, आने वाले कल का कोई विचार मत करो। शब्दों को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि लगा कि यह पूर्णतावादी सलाह है, इसमें रहस्यवाद है। ऐसे लोग कहते हैं, कल का विचार करना ही होगा, परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा कराना ही होगा, बुढ़ापे के लिए पैसा बचाकर रखना होगा, आगे बढ़ने की योजना बनानी होगी और उसकी तैयारी करनी होगी। सही तो है, ऐसा करना भी चाहिए। सच ईसा मसीह के इन शब्दों का, जिनका अनुवाद 300 साल पहले किया था, आज वह मायने नहीं जो जेम्स के समय में था। 300 साल पहले विचार थॉट का अर्थ प्रायः एंग्जाइटी होता था। बाइबल के आधुनिक संस्करण ईसा मसीह के शब्दों को अधिक सटीक रूप से लिखते हैं, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो। अवश्य ही आने वाले कल पर विचार कीजिए। हाँ, सावधानी से विचार कीजिए, योजना बनाएं, तैयारी कीजिए, पर चिंता नहीं कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के हमारे सेनापति कल के लिए योजना बनाते थे, पर उन्हें चिंतित होने का समय नहीं था। अमेरिकी नौसेना के एडमिरल अर्नेस्ट जे. किंग ने कहा था, मैंने बस श्रेष्ठ सैनिकों को श्रेष्ठ हथियार दिए हैं तथा सर्वश्रेष्ठ रणनीति बनाई है। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। यदि कोई जहाज डूब गया है तो वापस नहीं ला सकता। यदि डूबने वाला है तो मैं उसे बचा नहीं सकता। मैं बीते कल की समस्याओं पर चिंतित होने के बजाय आगे तक कल की समस्या पर कार्य करने के लिए अपने समय का अच्छा उपयोग कर सकता हूँ। अगर मैं चिंता करने लगूं तो मैं ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगा। युद्ध हो या शांति, अच्छी बुरी सोच में सबसे बड़ा फर्क यही है। अच्छी सोच कारण और परिणाम के लिए विचार करती है और इसकी योजना तार्किक तथा रचनात्मक होती है। बुरी सोच प्रायः तनाव और नर्वस ब्रेकडाउन का कारण बन जाती है। मुझे द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विश्व प्रसिद्ध समाचार के प्रकाशक आर्थर कहे सुल्ज़बर्गर का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि जब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो भविष्य को लेकर इतने चिंतित थे कि नींद कठिन हो गई। वह प्रायः आधी रात को कैनवास और ब्रश लेकर बैठ जाते, शीशे में देखकर अपनी तस्वीर बनाने की कोशिश करते। वह पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी इसलिए पेंटिंग करते थे ताकि मस्तिष्क को चिंताओं से दूर रख सकें। सुल्ज़बर्गर ने रहस्य बताया कि अपनी चिंताओं को जब तक दूर नहीं करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने चर्च के एक भजन के 6 शब्दों को जीवन का सूत्र बना लिया, तब उन्हें शांति मिली। एक कदम काफी है मेरे लिए, मंजिल दिखाओ, दयालुतापूर्ण प्रकाश, स्थिर रखो मेरे पैर, मैं तुमसे नहीं कहता कि दिखाओ, दूर का दृश्य मेरे लिए एक कदम काफी है। इसी समय यूनिफॉर्म पहने एक युवक कहीं यूरोप में यही पाठ पढ़ रहा था। नाम टेड बेंजमिनी था और वह बाल्टीमोर, मैरीलैंड में रहता था। उसने चिंता में अपने आप को युद्ध की थकान का शानदार उदाहरण बना लिया था। टेड बेंजमिनो लिखते हैं, अप्रैल 1945 में मैंने तब तक चिंता की जब तक कि मैं बीमार नहीं पड़ गया। डॉक्टरों के अनुसार मुझे स्पेस्मोडिक ट्रांसवर्स कोलोन की बीमारी थी, बहुत तेज दर्द होता था। यदि युद्ध उस समय समाप्त नहीं हुआ होता तो विश्वास है कि मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल टूट गया होता और ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता। मैं पूरी तरह निढाल रहता था। 94वीं इन्फेंट्री डिवीजन का मैं प्रेब्ज रजिस्ट्रेशन नॉन-2 कमीशन्ड ऑफिसर था। मेरा कार्य था युद्ध में मरने, लापता होने वाले और अस्पताल में भर्ती लोगों को रिकॉर्ड में सहायता करना। मित्र देशों और शत्रुओं की उन लाशों को बाहर निकालना होता था जिन्हें युद्ध में मारकर हड़बड़ी में कम गहरी कब्रों में दफना दिया गया था। उन मरे हुए लोगों के व्यक्तिगत सामान इकट्ठा करने थे और अच्छी तरह देखना होता था कि वे उनके माता पिता या निकट के रिश्तेदारों के पास भेज दिया जाए, वे उन्हें अच्छी तरह से संभाल कर रखेंगे। मैं इस डर से मारे चिंतित रहता कि कहीं परेशान करने वाली गलती ना हो जाए। मैं चिंतित था कि क्या इनसे कुशलता से निकल पाऊंगा। मैं चिंतित था कि क्या 16 महीने के बेटे को गोद में खिलाने के लिए जिंदा रह पाऊंगा। उसे मैंने कभी नहीं देखा था।
इतना चिंतित और थका था कि मेरा 34 पाउंड वजन कम हो गया। मैं उत्तेजना में लगभग पागल हो गया। मैंने हाथों को देखा, सिर्फ चमड़ी और हड्डी का ढांचा रह गए थे। मैं डरा हुआ था कि मैं शारीरिक रूप से बुरी हालत में घर लौटूंगा। मैं बच्चे की तरह सुबकने लगा। इतना हिल चुका था कि अकेला होता था तो बार बार आंखों में आंसू उमड़ पड़ते। बल्ज का युद्ध शुरू होने पर ऐसा भी समय आया जब मैं इतना रोने लगा कि आशा ही छोड़ दी कि मैं दोबारा कभी सामान्य बन भी सकता हूँ। मैं सेना के अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टर ने ऐसी सलाह दी जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मेरी शारीरिक जांच करने के बाद बताया कि मेरी परेशानी मानसिक थी। उन्होंने कहा, टेड, मैं चाहता हूँ तुम मान लो कि तुम्हारी जिंदगी रेत घड़ी की तरह है। तुम्हें पता है कि रेत घड़ी के ऊपरी हिस्से में रेत के हजारों कण होते हैं। वे धीरे धीरे समान गति से बीच की पतली गर्दन से गुजरते हैं। चाहे आप या मैं कुछ भी कर लें, रेत घड़ी को हानि पहुंचाए बिना हम पतली गर्दन से एक बार में रेत के एक कण से अधिक को पार नहीं करा सकते। आप, मैं और हर इंसान इस रेत घड़ी की तरह है। जब हम सुबह उठते हैं तो लगता है कि एक दिन में सैकड़ों कार्य निपटाने हैं, परंतु यदि एक बार में एक कार्य नहीं और कामों को धीरे धीरे एक समान गति से दिन में नहीं करते, तो ये तय है कि हम अपने शारीरिक या मानसिक ढांचे को तोड़ लेंगे। इस फिलॉसफी पर मैंने उसी दिन अमल किया जिस दिन डॉक्टर ने मुझे सिखाए। एक बार में एक ही रेत का कण, एक बार में एक ही कार्य। इस सलाह ने युद्ध के बीच शारीरिक और मानसिक कष्ट से बचाया और मेरी सहायता की कि मैं एडिक्राफ्टर्स प्रिंटिंग एंड ऑफसेट कंपनी इंक में पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर के वर्तमान पद पर पहुंच पाया। मैंने बिजनेस में भी उन्हीं समस्याओं को देखा जो युद्ध में थी। तत्काल बहुत सी चीजें करनी थी, उन्हें करने के लिए समय कम था, बहुत कम स्टॉक था। फॉर्म, नई स्टॉक व्यवस्था, पते बदलने का तरीका, ऑफिस बंद करने और खोलने आदि समस्याओं से निपटना पड़ा। तनावग्रस्त और नर्वस होने के बदले मैं डॉक्टर की सलाहों को याद करता हूँ जो मुझसे बताई थी, एक बार में एक ही रेत का कण, एक बार में एक ही कार्य। शब्दों को बार बार दोहराने से मैं अपने कामों को अधिक अच्छी तरह पूरा कर पाता हूँ और उन दुविधाओं के बिना कार्य कर पाता हूँ जिन्होंने युद्धभूमि में लगभग मिटा ही डाला था। आज की जीवन शैली में सबसे भयानक टिप्पणियों में से एक की एक बार हमारे अस्पतालों में आधे बेड मरीजों के लिए रिजर्व थे जो मानसिक और भावनात्मक बीमारियों के रोगी थे। ऐसे मरीजों जो इकट्ठे किए हुए बीते कत्लों और डरावने भविष्य के स्वयं कलों के भारी बोझ से दबे थे। इनमें अधिकतर अस्पताल में भर्ती होने से स्वयं को बचा सकते थे और सुख भरा जीवन जी सकते थे अगर इन्होंने ईसा मसीह के शब्दों पर ध्यान दिया होता, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो, या सर विलियम स्टर के शब्दों को माना होता, सिर्फ आज में जियो। आप और मैं इस क्षण दो शाश्वत धाराओं के संगम पर खड़े हैं। विराट अतीत जो हमेशा से मौजूद है और भविष्य जो लिखे समय के आखिर अक्षर तक बढ़ रहा है। शायद हमारे लिए उन दोनों में से किसी शाश्वत धारा में रहना संभव है नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। फिर भी ये प्रयत्न करके अपने शरीर और मन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आइए उस आकलन समय में संतोष से रहें जिसमें हम जी सकते हैं आज से लेकर सोने के समय तक। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने लिखा है, बोझ कितना भी भारी हो, आदमी इसे रात तक उठा सकता है, कोई भी सूरज के डूबने तक। तो प्रसन्नता, धैर्य, प्रेम, शांति से जी सकता है और जीवन का सही अर्थ इसी तरह से जीना है। हाँ, जीवन हमसे यही आशा करता है, परंतु सेगिनो, मिशिगन की मिसेजी के शील्ड्स सोने तक जीना सीखने से पहले जिंदगी से इतनी निराश हो चुकी थी कि उनके मन में आत्महत्या करने तक का विचार आया। मिसेज शील्ड्स ने मुझे अपनी कहानी बताई। 1937 में मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं बहुत निराश थी और मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। मैंने अपने पिछले नियोक्ता कांसस शहर की रोच फाउलर कंपनी के मिस्टर लियोन रोच को पत्र लिखा। मुझे पुरानी नौकरी फिर से मिल गई। पहले मैं गांवों और कस्बों के स्कूल बोर्डिंग को वर्ल्ड बुक्स बेचकर अपना घर चलाती थी। 2 साल पहले पति की बीमारी के बाद कार बेच दी थी। किसी तरह पैसे का बंदोबस्त करके मैंने सेकंड हैंड कार किस्तों में खरीद ली ताकि दोबारा पुस्तकें बेचना आरंभ कर सकूं। मैंने सोचा था कि अब मेरी हताशा कम हो जाएगी, परंतु अकेले कार चलाने और खाने का तनाव सहन नहीं हो रहा था। इलाके के कुछ हिस्से ऐसे थे जहां ज्यादा सेल नहीं होती थी। मुझे कार की किस्त चुकाने में मुश्किल हो रही थी, वैसे किस्तें बहुत छोटी थी। 1938 के बसंत में जब मैं वर्साइली, मिसूरी में कार्य करती रही थी, वहां स्कूल अर्थाभाव में थे और सड़कें बदहाल। मैं इतनी अकेली और हताश थी कि एक बार मैंने आत्महत्या करने के बारे में सोच लिया। लग रहा था जैसे सफल होना असंभव है, जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। मुझे प्रातः सुबह उठने और जिंदगी का सामना करने से डर लगता था।
मैं हर चीज से डरती थी। इससे डरती थी कि अपनी कार की किस्त नहीं चुका पाऊंगी, इससे डरती थी कि कमरे का किराया नहीं दे सकूंगी, इससे डरती थी कि पास में खाने के लिए भोजन नहीं होगा, डरती थी कि सेहत बिगड़ रही थी और पास में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। बहन की सोचकर मैंने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि उसे मेरी मौत से बहुत दुख होता, और यह सोचकर कि मेरे पास अपने अंतिम संस्कार के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं। एक दिन मैंने एक लेख पढ़ा जिसने निराशा से बाहर खींच लिया और जिंदा रहने का साहस दिया। मैं उस लेख के एक प्रेरक कथन के प्रति हमेशा आभारी रहूंगी। वह कथन था, बुद्धिमान आदमी के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है। मैंने इस कथन को टाइप किया और अपनी कार के शीशे पर चिपका लिया। कार चलाते समय हर क्षण इसे देखा करती। मैंने सोचा कि एक बार में एक दिन जिंदा रहना इतना कठिन नहीं था। मैंने बीते कल को भूलना और अमन वाले कल की चिंता न करना सीख लिया। हर सुबह स्वयं से कहती, आज एक नया जीवन है। मैंने अकेलेपन और गरीबी के डर को जीतने में कामयाबी पाई। अब सुखी और कामयाब हूँ और प्रयास, उत्साह और जीने की उमंग है। मैं जानती हूँ कि दोबारा कभी नहीं डरूंगी, चाहे जीवन कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए। मैं जानती हूँ कि भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जानती हूँ कि एक बार मैं एक दिन जी सकती हूँ, और यह भी कि बुद्धिमान आदमी के लिए हर दिन एक नई जिंदगी होती है। क्या आप बता सकते हैं ये कविता किसने लिखी होगी? आज केवल वही खुश है जिसमें आज को अपना कह सकने की शक्ति है, आत्मविश्वास से भरा जो ये कह सकता है, कल तुम्हें जो करना हो कर लेना, मैंने आज को तो जी लिया है। ये शब्द आधुनिक लगते हैं ना, परंतु इन्हें ईसा मसीह के पैदा होने से 30 साल पहले रोम के कवि होरेस ने लिखा था। इंसान के स्वभाव की बहुत बड़ी मजबूरी है कि वह जिंदगी जीने से कतराता रहता है। हम सब क्षितिज पर भविष्य में गुलाबों के जादुई बगीचे के स्वप्न देखते हैं, बजाय उन गुलाबों का आनंद लेने के जो आज हमारी खिड़की के बाहर खिल रहे हैं। हम इतने मूर्ख क्यों होते हैं? इतने दुखी मूर्ख। कितनी अजीब है जीवन की यात्रा। स्टीफन लीकॉक ने लिखा है, बच्चा कहता है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा। बड़ा होने पर कहता है, मैं जब कमाने लगूंगा। कमाने लगता है तो कहता है, मेरी जब शादी हो जाएगी। शादी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? विचार बदल जाता है, मैं जब रिटायर हो जाऊंगा। जब रिटायरमेंट आता है तो वह पीछे मुड़कर अपनी जीवन यात्रा को देखता है और उसे ठंडी हवा से सिहरन होती है। न जाने कैसे उसने सब गंवा दिया और जीवन पीछे छूट गया। बहुत देर बाद समझ आता है कि जिंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हमें हर दिन हर घंटे इसे जीना चाहिए। डेट्रॉइट के स्वर्गीय एडवर्ड एस इवांस तो चिंता करते करते मौत के कगार पर पहुंच गए थे, और तब जाकर वे सीख पाए कि जिंदगी हर पल जीने के लिए होती है, इसलिए हमें हर दिन हर घंटे इसे जीना चाहिए। गरीबी में बड़े हुए एडवर्ड इवांस ने पहले तो अखबार बेचकर और फिर एक किराने की दुकान में क्लर्क की नौकरी करके पैसे कमाए। इसके बाद जब उनका परिवार 7 लोगों का हो गया तो उनका पेट भरने के लिए वे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गए। हालांकि तनख्वाह कम थी, परंतु नौकरी छोड़ने का जोखिम लेने में वे डर रहे थे। 8 साल बाद उनमें इतनी हिम्मत आई कि वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का साहस जुटा सकें। बहरहाल एक बार उन्होंने जब शुरुआत की तो उधार ली गई $55 की पूंजी से एक ऐसा बिजनेस शुरू कर लिया जिसमें उन्हें एक साल में $20,000 की आमदनी होने लगी। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई, एक अत्यंत दुखद अप्रत्याशित घटना। उन्होंने अपने किसी दोस्त की जमानत ली थी, वह दोस्त दिवालिया हो गया। इतना ही नहीं, इसके तत्काल बाद एक और विपत्ति आ गई। जिस बैंक में उनका पैसा जमा था वह बैंक भी दिवालिया हो गया और उनका सारा पैसा डूब गया। इवांस के पास अब एक घेला भी नहीं बचा था और वह $16,000 के कर्ज में डूबा पड़ा हुआ था। उसकी नब्ज ये सहन नहीं कर पाई। उसने बताया, मैं न तो सो सकता था, न खा सकता था। मैं बुरी तरह बीमार पड़ गया। चिंता, चिंता, सिर्फ चिंता के कारण मुझे ये बीमारी हुई थी। एक दिन जब मैं सड़क पर पैदल चल रहा था तो मुझे चक्कर आ गया और मैं फुटपाथ पर गिर गया। मैं चलने के काबिल नहीं बचा था। मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया और मेरे शरीर पर फोड़े हो गए। फोड़ों के कारण बिस्तर पर लेटे रहने में भी मुझे असहनीय कष्ट होने लगा। मैं दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। एक दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ 2 सप्ताह और जिंदा रह सकता हूँ। मुझे ये सुनकर सदमा लगा। मैंने अपनी वसीयत लिखी और फिर मौत का इंतजार करते हुए बिस्तर पर लेट गया। अब चिंता करने या संघर्ष में कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने हार मान ली। मैं शांत हो गया और मुझे नींद आ गई। कई सप्ताहों से मुझे 2 घंटे लगातार नींद नहीं आई थी, परंतु अब चूंकि मेरी सारी चिंताएं मिट चुकी थी, इसलिए मैं किसी बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गया। मेरी निढाल कर देने वाली थकान दूर होने लगी।
मुझे भूख लगने लगी। मेरा वजन भी बढ़ गया। कुछ सप्ताह बाद मैं बैसाखियों के सहारे चलने लायक हो गया। 6 सप्ताह बाद मैं कार्य पर वापस जाने योग्य हो गया। पहले मैं एक साल में $20,000 कमाता था, पर अब मुझे एक सप्ताह में $30 की नौकरी मिलने पर खुशी हुई। मुझे वाहनों के चक्करों के पीछे लगाने के ब्लॉक बेचने का कार्य मिला था, जिन्हें तब लगाया जाता था जब उन्हें माल के रूप में पानी के जहाज से भेजा जाता था। मुझे अब सबक मिल चुका था। चिंता करना बिल्कुल बंद, पिछली बातों पर पछताना बंद, भविष्य का खौफ बंद। मैंने अपना पूरा समय, पूरी ऊर्जा और उत्साह उन ब्लॉकों को बेचने पर केंद्रित कर लिया। अब एडवर्ड एस. इवांस ने तेजी से तरक्की की। कुछ सालों में वे कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए, इवांस प्रोडक्ट्स कंपनी के प्रेसिडेंट। ये कंपनी बहुत सालों से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज है। अगर आप कभी ग्रीनलैंड के ऊपर से हवाई यात्रा करें तो आप इवांस फील्ड में उतर सकते हैं, वह हवाई पट्टी जिसका नामकरण उनके सम्मान में किया गया है। अगर एडवर्ड एस. इवांस वर्तमान में या डेटाइट कंपार्टमेंट में जीना नहीं सीखते तो वे इतने सफल नहीं हुए होते। आपको याद होगा व्हाइट क्वीन का कथन, नियम यह है कि आने वाले कल का मुरब्बा बनाओ, बीते हुए कल का मुरब्बा डालो, पर आज का कभी मुरब्बा मत बनाओ। इसमें से ज्यादातर लोग इस तरह के होते हैं, बजाय इसके कि हम अभी अपनी ब्रेड पर मुरब्बे की मोटी परत लगाएं, हम अपने बीते हुए कल के मुरब्बे की चिंता करते हैं और आने वाले कल का मुरब्बा डालने की फिक्र करते हैं। महान फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेन से भी यही गलती हुई। उन्होंने लिखा है, मेरी जिंदगी भयानक दुर्भाग्यों से भरी है, जिनमें से ज्यादातर तो कभी आए ही नहीं, और यही हाल आपकी और मेरी जिंदगी का भी है। दांते ने कहा था, सोचो कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। जीवन बहुत तेज गति से हमारे हाथ से फिसल रहा है। अंतरिक्ष में 19 मील प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं। आज हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। आज ही हमारी इकलौती निश्चित संपत्ति है। ये लॉवल थॉमस की फिलॉसफी है। मैंने हाल ही में उनके फार्म पर एक सप्ताहांत गुजारा और देखा कि उन्होंने 118वें भजन के ये शब्द अपने ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो की दीवारों पर फ्रेम करके टांग रखे थे, जहां वे उन्हें अक्सर देख सकें। यही वह दिन है जिसे भगवान ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे और खुश रहेंगे। लेखक जॉन रस्किन की मेज पर पत्थर का एक सादा टुकड़ा रखा था, जिस पर एक शब्द खुदा था, आज। हालांकि मेरी डेस्क पर पत्थर का कोई टुकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे शीशे पर एक कविता चिपकी हुई है, जिसे मैं हर सुबह दाढ़ी बनाते समय देख सकता हूँ। सर विलियम स्टर इस कविता को हमेशा अपनी मेज पर रखते थे। इसे प्रसिद्ध भारतीय नाटककार और महाकवि कालिदास ने लिखा है। दिन का स्वागत, वर्तमान की तरफ देखो, यही जीवन है, यही जीवन का सार है। इसकी छोटी सी यात्रा में आपके अस्तित्व की तमाम सच्चाइयां बिखरी हैं। विकास का आनंद, कर्म का सुख, सुंदरता का आकर्षण, क्योंकि गुजरा कल तो एक सपना है और आने वाला कल सिर्फ एक झलक। परंतु आज ढंग से जी लें तो हर गुजरा कल सुखद सपना होगा और हर आने वाला कल आशा की झलक। इसलिए अच्छी तरह से देख लो इस दिन को। दिन के स्वागत का यही तरीका है। चिंता के बारे में आपको पहली बात ये जाननी चाहिए, अगर आप इसे अपने जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं तो वही करें जो सर विलियम ऑस्लर ने किया था। 1. अतीत और भविष्य को लोहे के दरवाजों से बंद कर दें। एक दिन यानी डे टाइट कंपार्टमेंट में जिए। आप खुद से ये सवाल क्यों नहीं पूछते और उनके जवाब क्यों नहीं लिखते? 1. क्या मैं वर्तमान में जीना इसलिए टाल रहा हूँ क्योंकि मैं भविष्य की चिंता कर रहा हूँ और क्षितिज के गुलाबों के जादुई बगीचे की आशा कर रहा हूँ? 2. क्या मैं अतीत की घटनाओं पर अफसोस करके अपने वर्तमान को निराशाजनक बना रहा हूँ, वे घटनाएं जो हो चुकी हैं और जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता? 3. क्या मैं हर दिन सुबह आज को पकड़ लो का पक्का संकल्प करके उठता हूँ कि मैं इन 24 घंटों से अधिकतम हासिल करूंगा? 4. क्या मैं एक दिन या डे टाइट कंपार्टमेंट में जीने से ज्यादा अच्छी तरह जी सकता हूँ? 5. मैं ऐसा करना कब से शुरू करूंगा? अगले सप्ताह, कल, आज। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो को देखा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।